सलाम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये क्यों बनाते हैं, इनके नेम्स क्या क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बेसिक जो है कंपोनेंट है। सो हम जैसे हमने डिस्कस किया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 स्टेटमेंट्स हैं जो कि बिजनेस में बनाई जाती हैं। बिजनेस की चीज़ों को, बिजनेस के एसेट्स को, रिसोर्सेज की, उनकी एक्सपेंसेस की, रेवेन्यू की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टोटल हमारे पास 5 होती हैं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 statement of cash flows, number 4 retained earnings statement, and number 5 notes to the accounts. तो हम वन बाय वन इनका इंट्रोडक्शन करेंगे और चीज़ें सीखेंगे कि ये पांचों स्टेटमेंट्स हैं क्या, ये इनका मकसद क्या है। So here is a simple definition of these financial statements. The summarized results of your business financial transactions over a designated period of time. Obviously there is a particular time against your business. किसी भी खास टाइम के लिए आप कोई स्टेटमेंट बनाते हैं, 2020 की स्टेटमेंट्स, 2018 की, 2017 की, 2015 की, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी किसी न किसी गिवन टाइम पीरियड की। तो ये हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट भी है कि हम जो भी स्टेटमेंट बनाएंगे उसको किसी न किसी टाइम के साथ अटैच करेंगे। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके साथ कोई टाइम ना हो वो हम नहीं बना सकते। जो भी स्टेटमेंट बनेगी उसका कोई ना कोई टाइम होगा। मिसाल के तौर पे 2012 की स्टेटमेंट है, 2015 की है, या जनवरी 2015 से लेके मार्च 2015 तक की है, एंड सो ऑन व्हाटसएवर इट वुड बी द टाइम। सो इट कंटेन्स द समराइज्ड रिजल्ट्स ऑफ योर बिजनेस। आपकी बिजनेस की जितनी भी चीज़ें हैं, और वो चीज़ें क्या हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड आपके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी कैपिटल है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, इनकम है। इन ट्रांजेक्शन्स की जो समरी रिजल्ट होती है हमारे पास, वो इन सारी स्टेटमेंट्स में शो करती हैं, और ये चीज़ें हम कवर ऑलरेडी भी कर चुके हैं। Okay, these are the 5 major accounts as we have discussed in our previous lecture. Okay, what is the meaning of income and expenses, assets, liabilities, and capital? These are the 5 major categories, or we can say the family heads in accounting against your business. किसी भी business में accounting के point of view से 5 family major heads होते हैं। ये 5 आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 इनकम, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल। ये आप रिवाइज कर लें। मैं बार बार इसलिए कॉल कर रहा हूँ ताकि हमें सुनने से याद हो जाए। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ये 5 हमारे पास मेजर अकाउंट्स हैं। अब इन पांचों को हमने किसी न किसी स्टेटमेंट में शो करना है। ये जो 5 हेड हमें नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इनके बैक एंड पे पूरी अकाउंटिंग है। अगर इनकी डिटेल्स में मैं जाऊंगा तो शायद एक पूरे 10 लेक्चर भी लग जाए, फिर भी इनकी डिटेल्स कवर नहीं होगी। समहाउ हमने कुछ चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। इनकम क्या होता है हम सीख चुके हैं, एक्सपेंसेस क्या है, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अच्छा, इनकी कुछ एग्जांपल्स इधर हमारे पास हैं। इनकम की एग्जांपल्स हैं आपके पास सेल्स रेवेन्यू, यानी कि जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि एनी कैश इनफ्लो टू बिजनेस। अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। हम इसको मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि किसी के लिए कंफ्यूजन ना रहे। हम जब भी बात करते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि हम 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे। एक हमारे पास है वेंडर। किसी भी हम बिजनेस की जब एग्जांपल लेंगे, नंबर सेकंड पे हमारे पास है बिजनेस। ये हमारी अपनी सेल्फ क्रिएटेड जो है ना, वो चीज़ें मैं सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर एक हमारे पास है कस्टमर। जी,
इसी तरह हमारे पास है हम यहाँ पे हैं, दिस इज आर कैटेगरी, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं। So, एक वेंडर है जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये मैन्युफैक्चरर है। एक्चुअली स्क्रीन आपको विजिबल होगी। यहाँ में हम जब भी बात करते हैं, मैं जब भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि हम कहाँ पे हैं, हम किस लेवल पे खड़े हैं। सो दिस इज़ आर एक्चुअल पोजीशन। हम यहाँ पे किसी भी एग्जांपल ले लें, अगर हम इस वेंडर की मिसाल ले लेंगे तो वेंडर से भी ऊपर कोई ना कोई होगा। वेंडर का कस्टमर कौन है, हम, और हमारा वैसे कस्टमर कौन है, एक और कस्टमर जो यूज़र है। तो हम जहाँ पे भी खड़े होंगे हम अपने आप को कंसिडर करेंगे कि हम बिजनेसमैन हैं। एक वो बंदा है जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं, दैट इज़ आवर सप्लायर, दैट इज नोन एज आर वेंडर। और एक है हमारा कस्टमर जो हमारा हमसे चीज़ें परचेज करता है, परचेजर। ये सिचुएशन चीज़ें चेंज होती जाएंगी। अगर आप यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं, इस बंदे की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे हम बेच रहे हैं बिजनेस में, वो जब इसके पास पहुँचेगी तो वो खरीद रहा है। मिसाल के तौर पे हमारा मोबाइल्स का बिजनेस है, हमारे मोबाइल्स का मोबाइल एंड कंपनी है हमारे पास, या मोबाइल शॉप है हमारे पास, मोबाइल शोरूम है, व्हाट्सएवर इज द केस, ये बिजनेस है। यहाँ पे हम मोबाइल बेच रहे हैं, तो हमारे लिए ये मोबाइल बेचना क्या है, कैश इनफ्लो, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, हमारे पास पैसे आएंगे। अगर आप यहाँ से उठ के, ये हमारा बिजनेस यहाँ पे मेंटेन करें, अगर आप यहाँ से उठ के यहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि अब हम वहाँ पे काउंटिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे कर रहे हैं, तो वही चीज़ें जो ऊपर बेची जा रही थी, यहाँ पे वो क्या हो रहा है, खरीदी जा रही है, उनकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि वहाँ पे चीज़ें किसी और जगह पे लिख रहे थे, यहाँ पे चीज़ें कुछ और जगह पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसकी बुक्स और हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें और तरह से डील होगी, क्योंकि इसका कैश आउटफ्लो हो रहा है। ये जब चीज़ें खरीद रहे हैं बिकॉज इट्स अ परचेजर, जब ये मोबाइल खरीदेगा तो इसका कैश आउटफ्लो होगा, तो इसका कैश खत्म हो जाएगा, उसको हमने किसी और जगह लिखना है। और अगर हम यहाँ बात करें इस बिजनेसमैन की, अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें वो बेच रहा है, तो यहाँ पे कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर हम इसी तरह यहाँ पे बात चल जाएंगे तो ये एक और तीसरी सिचुएशन बन जाएगी कि यहाँ पे जो बंदा है वो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है, सप्लायर कर रहा है, वो जब चीज़ें बेचेगा तो उससे कैश इनफ्लो होगा, हम जब चीज़ें बेचेंगे तो हमें कैश इनफ्लो होगा, और ये खरीदेगा तो उसका कैश आउटफ्लो होगा। इफ़ ही इज़ ऑल्सो रिटेलर, अगर ये वाला बंदा रिटेलर है तो ये मजीद आगे भी चीज़ें बेच सकता है। पर मैं सिर्फ समझाने के लिए एक बात डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं इट्स अंडरस्टूड, मैं आज के बाद दोबारा बात नहीं बताऊंगा कि हमारे पास जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे, मैं अपने आप को यहाँ पे अज्यूम करके अकाउंटिंग की एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ कि वी आर द बिजनेसमैन। एक हमारे ऊपर वेंडर है जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं, और एक हमारे पीछे नीचे जो है वो है कस्टमर, जिसको हम चीज़ें सेल करते हैं। तो हम कौन है, हम बिजनेसमैन हैं। जितनी भी अकाउंटिंग हम बिजनेसमैन की नोयत से या बिजनेसमैन की अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसका मतलब है कि हमने उधार चीज़ें बेची हैं। इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बिजनेस की अकाउंटिंग डील कर रहे हैं या यहाँ पे हैं, तो अगर हमने क्रेडिट सेल्स की है, तो हम अगर 1,000 रुपये की क्रेडिट सेल की तो 1,000 रुपये हमारे लिए अकाउंट रिसीवेबल है। मैंने बात खत्म कर दी। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं, वही 1,000 रुपये की चीज़ें इस बंदे ने उधार खरीदी हैं, हमने बेची थी, इसने खरीदी हैं, इसके ऊपर कर्जा हो गया है, कर्जे को लाइबिलिटी कहते हैं। अगर हम इसकी नीयत से देखेंगे, इसकी नीयत से देखेंगे बंदे की, तो वही जो खरीदारी है उधार, वो इसके ऊपर कर्जा है, वो लाइबिलिटी है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने चीज़ें बेची हैं। जब बेचते हैं उधार तो वो कर्जा नहीं होता, वो हमने लोगों से पैसे वसूल करने होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे लिए क्या है, रिसीवेबल है, हमारे लिए एसेट है। आई होप कि मैं पॉइंट क्लियर कर पाया हूँ कि हमने जब भी काउंटिंग करनी है अपने आप को किसी एक जगह जूम करना है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, उसके बाद हमें चीज़ें समझ लगना शुरू होंगी, अदरवाइज वी विल बी कंफ्यूज्ड ऑल द टाइम कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। यहाँ पे वही चीज़ कुछ और बन जाती है, यहाँ पे वही चीज़ कुछ और बन जाती है, यहाँ पे वही चीज़ कुछ और बन जाती है।
तो हम इस बंदे को अंडरस्टैंड करके, या हमारा बिजनेस है, हमें अपने आप को बिजनेसमैन कंसिडर करना है या हमने खुद को बिजनेस के अकाउंट्स ऑफिसर कंसिडर करना है, फिर हमने अकाउंटिंग स्टार्ट करनी है। ओके जी, आई एम कमिंग बैक टूवर्ड्स आवर करंट टॉपिक। इनकम के अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं? सेल्स रेवेन्यू, जब हम चीज़ें बेचेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगी? इनकम। ठीक है, और कोई इनकम हमें कैश इनफ्लो हो रहा है तो हमारे लिए क्या बन जाएगी? इनकम। सिमिलरली एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये रूटीन के अमाउंट्स हैं, कैश आउटफ्लोज हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि वो वाली चीज़ें जो बार बार होती हैं। आपका रेंट है, हर महीने पे करना है, आपकी कॉस्ट है, हर महीने आएगी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस है, बार बार आएंगे, ऑफिस के लिए सप्लाईज, ऑफिस की सप्लाईज वो होती हैं जो छोटी मोटी चीज़ें, जैसे आपके ऑफिस के अंदर आपके वो हैं, कप हैं, गिलास हैं, और प्रिंटर के पेपर्स हैं, स्टेशनरी है, पेंसिल्स हैं, ये वाली छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसे हम कहते हैं ऑफिस सप्लाईज। डस्टिंग के कपड़े हैं, पे रोल आपकी सैलरीज होती हैं, प्रोफेशनल आपने कोई भी काम करवाया, मैकेनिक बुलवाया है, कंप्यूटर ठीक कराया, प्रिंटर, इलेक्ट्रीशियन, व्हाट्सएवर, उसको आपने पैसे दिए हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपकी आउटफ्लो, बिजनेस की कॉन्ट्रीब्यूशन। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट मूव करें, हमारे पास क्या है? एसेट्स की एग्जांपल्स हैं। एसेट्स क्या होते हैं हमारे पास? करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। Current assets are those assets which can be easily converted into cash within a 1 year or can benefit to a business within a 1 year. वो वाले सारे एसेट्स जो बिजनेस को एक साल के तक का फायदा देते हैं नॉर्मली, और या जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम करंट एसेट कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट वो वाले एसेट्स होते हैं जो बिजनेस को एक साल से ज्यादा सालों के लिए फायदा देते हैं। जैसे कि आपकी मशीनें, आपकी प्रॉपर्टी, कार, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें एक साल में ख़राब नहीं हो जाती, तो ये आपके पास क्या है? एक साल से ज़्यादा सालों के लिए चलेंगी। फिर आ जाता है जी लाइबिलिटी। इट इज़ सो इजी। लाइबिलिटी आपके ऊपर कर्जा आता है बिजनेस के ऊपर, जो चीज़ें अगर हम उधार खरीदेंगे, मिसाल के तौर पर हम अगर यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अकाउंट पेबल तब जनरेट होगा जब हम उधार चीज़ें खरीदेंगे। हमने वेंडर से क्रेडिट पे परचेजेस की हैं, सामान खरीदा है उधार, तब हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अगर यहीं पे रहते हुए अगर हमने सामान उधार बेचा है, हमने अपनी प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पे सेल किया है, तब वो बन जाएगा अकाउंट रिसीवेबल। जब क्रेडिट सेल होती है तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है, और जब क्रेडिट परचेज होती है तो अकाउंट पेबल जनरेट होता है। क्रेडिट परचेज का मतलब है हमने उधार चीज़ें खरीदी हैं, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई है। लाइबिलिटी इज नोन एज क्रेडिट एंड क्रेडिट इज नोन एज लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आपने चीज़ों को समझते जाना है। लाइबिलिटी क्या चीज़ है? हमारे ऊपर कर्जा, जब हम उधार चीज़ें खरीदेंगे। यहाँ पे रहते हुए क्रेडिट परचेजेस तब होंगी जब हम वेंडर से चीज़ें खरीदेंगे। लेकिन अगर हम इस कस्टमर की बुक मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी इसका नाम हो सकता है, इसका नाम हो सकता है यूनिलीवर, इसका नाम हो सकता है ग्रो फूड, इसका नाम हो सकता है GAU, व्हाट्सएवर, इसका नाम बाटा सर्विस, कुछ भी नाम हो सकता है। और अगर हम इस बंदे की कस्टमर की बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो क्रेडिट परचेजेस का मतलब है कि ये इस बिजनेस से उधार चीज़ें खरीदेगा। हम इसकी बुक्स में अकाउंट पेबल तब आएगा जब ये क्रेडिट परचेजेस करेगा, और इसकी बुक में तब आएगा जब ये क्रेडिट परचेजेस करेगा। ये क्रेडिट परचेजेस किससे करेगा? इससे, जब उसने खरीदने की बात आ रही है। ओके जी, लाइबिलिटीज मैंने कुछ क्लियर करने की कोशिश की है। अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट कार्ड पेबल, लोन पेबल, इनके वो सारे कर्जे जो एक बिजनेस के ऊपर हैं उसने पे करने हैं फ्यूचर में, पेमेंट से रिलेटेड है। और लफज पेबल साथ आ जाएगा तो दैट मीन्स इट इज अ लाइबिलिटी। एंड द लास्ट वन इज कैपिटल, जिसे हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। इसमें दो ही चीजें हैं। ओनर अपने बिजनेस में अमाउंट इंट्रोड्यूस करवाएगा तो वो आपके लिए क्या बन जाएगी? कैपिटल बन जाएगी। यानी कि ओनर जब अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाएगा तो आपके पास कैपिटल कहलाएगा। ओके, बात आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने से पहले मुझे ये 5 अकाउंट से समझाना जरूरी है। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल किस मुसीबत का नाम है, और एक्सपेंसेस क्या चीज़ होती हैं, और रेवेन्यू क्या चीज़ होती है। जब हमने ये पांचों अकाउंट्स थोड़े बहुत देख ली, अब हम मूव करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
के रिलेटेड। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? द बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाने के लिए सीखने जा रहे हैं। मतलब इन द वेरी सेकंड और थर्ड लेक्चर आर वी आर सपोज टू डेवलप प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो दो बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं वो कौन सी होती है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नंबर 3 कैश फ्लो, नंबर 4 रिटेन्ड अर्निंग, नंबर 5 नोट्स टू द अकाउंट्स। हम यहाँ पे अभी सिर्फ दो की बातें करेंगे और हमारे सेमेस्टर में है ही दो शामिल। हमारी आउटलाइन में सिर्फ दो स्टेटमेंट्स, अगर यही दो बनाना हमें आ जाएगी तो वी आर सक्सेसफुल। लीजिए हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, है जिसका एक और नाम भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है? इनकम स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट है जिसका मकसद ये होता है कि हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस या इनकम कैलकुलेट कर सकें। मतलब जो पहली स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं? किसी भी गिवन पीरियड टाइम के लिए बिजनेस की इनकम या लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे उसका नाम क्या है? इनकम स्टेटमेंट। ले जी, अब मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी बता दी है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम स्टेटमेंट? Income statement is a statement which is prepared in business to calculate the profit and loss of any given business entity। किसी भी बिजनेस का लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट का नाम है इनकम स्टेटमेंट। ये सारी इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। शोज द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। ऑब्वियसली आपके साल की परफॉर्मेंस बताएगी कि पूरा साल आपने काम किया है, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो परफॉर्मेंस आपके सामने आ जाएगी। रीसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2020 खत्म होगा, उसकी इनकम स्टेटमेंट बनी, इट इज क्लोज्ड नाउ। 2021 की नई बनेगी, 2022 की नई बनेगी। हर अकाउंटिंग पीरियड की एक नई स्टेटमेंट बनती है। अच्छा, और इसमें क्या होता है? इट समराइजेज ऑल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द बिजनेस। इसमें क्या लिखते हैं? सारी रेवेन्यूज, तमाम किस्म की रेवेन्यूज जो पूरे साल में हमने कमाई होती हैं, उन सब की समरी इनकम स्टेटमेंट में आपको मिलेगी। समराइजेज ऑल एक्सपेंसेस। अगली बात क्या है? जितने भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो पूरे के पूरे पूरे साल में जो आपने एक्सपेंस किए उनकी समरी आपको कहाँ पे मिलेगी? इनकम स्टेटमेंट में। लीजिए, मैंने आपको 5 चीज़ें पढ़ाई थी: इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। 5 चीज़ें पढ़ाई थी जिनमें से 2 चीज़ें आपको किधर से मिलेंगी? इनकम स्टेटमेंट में से। यानी कि हमारी पांचों अकाउंट में से जो 2 अकाउंट्स हैं वो किधर जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। और फिर इसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस एट द बॉटम लाइन। यानी कि इनकम होगी या फिर वो आपके पास लॉस आ जाएगा। सो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, या ये सामने उसका फॉर्मेट भी लिखा हुआ है कि एक सेल्स रेवेन्यू 2000 है, एक्सपेंसेस आपके कितने हैं? 850 है, यूटिलिटी बिजली के बिल कितने? 75, पेरोल कितनी? 400, इंश्योरेंस 25, 250, टोटल एक्सपेंस कितने बने? 1600। 2000 में से 1600 हम माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा 400। सो दिस इज योर प्रॉफिट। हम जो एक और इसलिए एक और मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये हमारा क्लास वर्क है जी। ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एग्जाम्पल है। अच्छा, पहले ये इनकम स्टेटमेंट का हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हैं, आपके क्लास वर्क अपलोड है। सबसे पहले हम बिजनेस का नाम लिखते हैं, कोई भी नाम हो, ABC, XYZ, यूनिलीवर, एंग्रो फूड, GAU, व्हाटएवर इज द कंपनी। हम सबसे पहले कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे जो हम बनाने जा रहे हैं। अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो हम उसका नाम लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। ओके जी। फिर हम इसके बाद तीसरी लाइन क्या लिखते हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। जो भी आपका क्लोजिंग पीरियड हो, आपको 2018 है, 15 है, 2021 है, 19 है, आप 31 दिसंबर 2019 वहाँ पे डेट लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रेवेन्यूज लिखते हैं। रेवेन्यूज यानी कि जो बिजनेस में कैश इनफ्लो होता है। अब ये रेवेन्यू मैं आपको बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ रेवेन्यू क्या चीज़ है, और आप लोगों ने मुझे उसी तरह रिवाइज भी करके बताया है। सो वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेवेन्यू। मतलब वो वाले सारी कैश इनफ्लोज जो बिजनेस को चीज़ें बेचने के बाद या सर्विसेज देने के बाद मिलता है, दैट इज योर इनफ्लो, कैश इनफ्लो।
तो रेवेन्यू कितना हुआ है आपका, इन्होंने $2 करोड़ बताया हुआ, $2 मिलियन, $2 मिलियन। तो ये 20 लाख आपके पास जो है ना वो है रेवेन्यू। अच्छा, एक्सपेंसेस की डिटेल आपके पास है, ये कॉस्ट है आपकी एडवर्टाइजिंग, डेप्रिसिएशन, रेंट, पेरोल, यानी कि इट्स सो इजी। आप रेवेन्यू लिखेंगे, उसमें से बाद में सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, टोटल एक्सपेंस हैं आपके पास 19 लाख, रेवेन्यू आपका 20 लाख, तो 1 लाख आपकी इनकम आ गई। इट इज़ सो इजी। अच्छा, इसी तरह की एक और इनकम स्टेटमेंट है, ये थोड़ी सी देखिए, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो है सर्विस इंडस्ट्री की, यानी कि जिसमें चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड नहीं होती। हम क्या करते हैं, जिसमें सिर्फ सर्विस, जैसे कि एक टीचर की इनकम स्टेटमेंट बनाना है, एक लॉयर की, एक डॉक्टर की, जिसने क्या करना है, एक उसका इनफ्लो है, सैलरी है, या उसका कमीशन है, या उसकी चीज़ें हैं, तो एक आप वो चीज़ बताएंगे। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने इनकम स्टेटमेंट देखी थी, उसमें हम सर्विस इंडस्ट्री का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। सर्विस इंडस्ट्री क्या होती है, जिसमें फिजिकल गुड्स एक्सचेंज नहीं होती, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स सिर्फ सर्विसेज ऑफर करते हैं, उनकी इनकम स्टेटमेंट वो बहुत आसान होती है कि जो उनको पैसे आ रहे हैं वो उनका रेवेन्यू बन गया, और वो जो एक्सपेंस कर रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल लगा रहे हैं, वो ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, आगे 2 ऑफिस बॉय रखे हैं, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हो जाएंगी, एक्सपेंस बन जाएंगे, और जो इनफ्लो हो रहा है वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा। तो दैट वाज सो इजी। आप इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। Here is another example of income statement. हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, जो चीज़ें आपने बेची, यानी कि हम 2 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले ये फॉर्मेट है, उसी तरह कंपनी का नाम, इनकम स्टेटमेंट, और एंडिंग किस डेट पे वो एंडिंग बन रही है। अच्छा, उसके बाद 2 कॉलम बनाएंगे। कॉलम में सबसे पहले हम लिखेंगे टॉप पे सेल्स, यानी कि रेवेन्यू। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, सेल्स हम लिखेंगे आगे मेन फाइनल कॉलम में। अच्छा, इसके बाद अभी हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, तो लिहाजा आप ज़रा इसको ध्यान से देखते जाएं। या तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप मेरे से कोई चीज़ नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपसे पूछना शुरू हो जाऊँगा, अच्छा मुझे ये बताएं, ये बताएं, ये बताएं, तो फिर इज्जत होगी। तो लिहाजा आप ध्यान से सुनो, और जो क्वेश्चन आप मेरे से इस पोजीशन में होती ताकि आप मेरे से बाद में क्वेश्चन आंसर कर सकें। अच्छा देखिए, सबसे पहले सेल्स, सेल्स हमने लिखी थी सामने वाले मेन कॉलम में, दिस इज मेन फाइनल कॉलम, और दिस इज सब टोटल, जो आपकी सब कैलकुलेशन के कॉलम होते हैं, 2 कॉलम है आपके पास। तो इसमें सेल्स के बाद ही अब आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सेल्स के बाद हम CGS माइनस करेंगे, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपने जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की उनकी कॉस्ट के लिए, मिसाल के तौर पे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, या हमारा एसीज का बिजनेस है, तो हमने मटेरियल कितना लगाया, हमने तनख्वाहें कितनी दी, लेबर कितनी लगाई, और बाकी एक्सपेंसेस, बिजली के बिल, रेंट, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें, वो कितने पैसे लगाए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों चीज़ों जमा करेंगे तो ये आपके पास बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इन तीनों चीज़ों को प्लस करने के बाद मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, यानी कि जो चीज़ें हमने मैन्युफैक्चर की हैं उनका मटेरियल क्या लगा है, जो जिन लोगों ने वो तैयार की उनकी तनख्वाहें कितनी, लेबर, और जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं, ओवरहेड। इन तीनों चीज़ों को जमा कर देंगे तो आपकी चीज़ों की कॉस्ट आ जाती जो आपने बनाई है। यानी कि मैं दोबारा बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं इनकम स्टेटमेंट बता रहा था वो सर्विस की थी, यानी कि उसमें हम चीज़ें बनाते नहीं हैं, उसमें सिर्फ सर्विस हो रही होती है। अच्छा, ये जो इनकम स्टेटमेंट आपको सिखा रहा हूँ ये किसकी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, जो चीज़ें खुद बनाती हैं, जैसे एसी बनाना, फर्नीचर बनाना, चॉकलेट बनाना। कोई तो कंपनी है ना जो चॉकलेट बना रही है, तो जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं उनकी इनकम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से होती है। सबसे पहले सेल्स लिखते हैं, उनमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, जो चीज़ें हम बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या आती है, वो कैसे कैलकुलेट होती है, ये तीनों चीज़ों को प्लस करते हैं। नहीं, सेल्स थी 50 लाख, 50 लाख में से आपकी कॉस्ट कितनी बनी, CGS 25 लाख, ये 25 लाख कैसे आए, मटेरियल 8 लाख की, 11 लाख की लेबर,
और 6 लाख के ओवर हेड, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 लाख आपकी कॉस्ट है। तो 50 लाख रेवेन्यू में से यानी सेल्स में से 25 लाख जब कॉस्ट माइनस करेंगे तो 25 लाख आपके पास बाकी प्रॉफिट बचेगा। इस प्रॉफिट का नाम है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। यानी कि अभी फाइनल प्रॉफिट नहीं आया, ये सिर्फ हमने एक चीज माइनस की, दैट इज कॉस्ट। कॉस्ट के अलावा और भी बड़े सारे एक्सपेंस हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, लोगों की कमीशन है, सेलिंग एक्सपेंस है, चीज़ों की डिप्रिसिएशन है। अभी वो माइनस करने बाकी है, इंटरेस्ट माइनस करना बाकी है, टैक्स माइनस करना बाकी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सेल्स में से जब कॉस्ट माइनस की पीछे जो अमाउंट आएगी उसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी एक्सपेंस माइनस करेंगे जिनका नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कि डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर जो मजीद एक्सपेंस आए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उनके नाम क्या हैं, जैसे सेलिंग एक्सपेंस जो सेल से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो ऊपर आपने सीईओ रखे हुए हैं, मैनेजर्स रखे हुए हैं जो चीज़ें चला रहे हैं, उन सब की तनख्वाहें, उनकी गाड़ियों के खर्चे, वो वाले सारे एक्सपेंस इकट्ठे कर लिए तो वो लिख दिए यहाँ पे। ये सेलिंग एक्सपेंस 9 लाख है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है 6 लाख है, और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्या होती है, ये भी आपका एक्सपेंस होता है। यानी कि चीज़ों की वैल्यू में कमी हो जाना, एसेट्स की वैल्यू में कमी हो जाना ड्यू टू इट्स यूजेज। यानी कि हमने एक मशीन ली थी 10 लाख रुपए की, एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी 8 लाख, तो 2 लाख किधर गया, खत्म हो गया, वो 2 लाख आपका एक्सपेंस है। मिसाल के तौर पे आपने अभी नई गाड़ी ली है 2019 के अंदर, बिल्कुल अप्लाइड है, 2019 में आपने गाड़ी ली थी सिविक जिसकी कॉस्ट थी 40 लाख रुपए। अगर आज हम बेचने जाएं तो क्या वो 40 लाख की बिकेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है। कितनी वैल्यू कम हुई है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। जो वैल्यू कम हो जाती है उस किसी चीज को इस्तेमाल करने से, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स यूजेज। आपने मोबाइल खरीदा अभी 50,000 रुपए का, अभी 10 मिनट बाद आप बेचने जाएं, क्या वो 50,000 का बिकेगा? नहीं, वो 48,000 का, 49,000 का, यानी कि वो 50,000 का नहीं बिकेगा। तो जो 1000 रुपीज उसकी वैल्यू में लॉस हुआ है, कमी, वो हमारे लिए क्या एक्सपेंस, डिप्रिसिएशन। वो कितनी है 5 लाख। तो इन सारे एक्सपेंसेस को जब जमा करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब हम जमा करके माइनस करेंगे तो फिर पीछे जो चीज़ बचेगी उसका नाम है ऑपरेटिंग इनकम। शुरू से स्टार्ट करते हैं। आपके पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से आपने डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? कॉस्ट के, जो डायरेक्ट आपकी कॉस्ट से रिलेटेड है, उनको माइनस किया तो जो बाकी चीज बचेगी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट, जो आपके बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं लेकिन वो बाद में आते हैं। यानी कि ये बात, पहले एक्सपेंस होता है चीज़ें बनाने का, बाद में आता है चीज़ें बेचने का। तो जो चीज़ें बनाने वाले एक्सपेंस हैं उन्हें कहते हैं डायरेक्ट, और जो चीज़ें बेचने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं इनडायरेक्ट। तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, यानी कि जिनका नाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जैसे सेलिंग आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव आ गई, डेप्रिसिएशन आ गई, ये भी सारे आपके बिजनेस के खर्चे होते हैं। जब इनको माइनस करेंगे, ये टोटल खर्चे थे 20 लाख। तो 50 में से 25 कॉस्ट माइनस की, पीछे 25 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया था, 25 में से 20 लाख बाकी एक्सपेंस माइनस की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, या ऑपरेटिंग इनकम आ गई, कितनी 5 लाख। ओके जी, अभी मजीद एक्सपेंस बाकी होना बाकी है, जैसे कि इंटरेस्ट के एक्सपेंस, आपने बैंक से लोन लिया हुआ था, उसके एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ये माइनस होगा। और इंटरेस्ट रेवेन्यू, अगर कोई रेवेन्यू है इंटरेस्ट वाले तो उसको भी हम इधर लिखते हैं अदर इनकम एंड एक्सपेंस के हेड के नाम से। इंटरेस्ट रेवेन्यू यानी कि आपने बैंक में पैसा रखा हुआ था, उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और दूसरे बैंक से आपने लोन लिया हुआ था तो उस पर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपकी इनकम है, और जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस माइनस होगा, इनकम जमा हो जाएगी। और कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं तो या इनकम्स हैं, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस सिचुएशन के मुताबिक 2 लाख आपकी जो है ये भी इनकम है, और 50,000 ये भी आपकी इनकम है। और इंटरेस्ट का एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। तो दो 2 लाख ये, 50,000 ये, 2,50,000 में से 1 लाख एक्सपेंस माइनस करेंगे
तो पीछे क्या बचेगा, 1.5 लाख आपकी इनकम बचेगी। ऑपरेटिंग इनकम के अंदर ये ज़्यादा, ये यहाँ पे इनकम भी ज़्यादा आ सकती है, यहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा आ सकते हैं। इस सिचुएशन में इनकम ज़्यादा है, 2 लाख इनकम एक है, 50,000 इनकम एक है, तो देखो प्लस में साइन, जब कुछ नहीं होता तो ये प्लस का साइन होता है। 50,000 और 2 लाख 2.5 लाख हो गए, और एक्सपेंस कितना है 1 लाख, तो 2.5 लाख में से 1 लाख माइनस किया तो 150,000 आपके पास क्या है, अदर इनकम आ गई। 5 लाख में 150,000 जमा होगा। अगर यहाँ पे एक्सपेंस आता तो फिर ये भी माइनस होता। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम प्लस कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ गई इनकम बिफोर टैक्स 6,50,000। अच्छा, उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, जो भी हमारा टैक्स रेट होगा, 15% है, 30%, 35%, जितना भी टैक्स रेट होगा वो टैक्स अप्लाई करेंगे। जितना टैक्स बनेगा वो माइनस कर देंगे, तो फाइनल इनकम आपके पास क्या आएगी, नेट इनकम। फाइनल इनकम आपके पास क्या आएगी, नेट इनकम। देखिए हम यहाँ पे जरा स्टॉप करते हैं।